सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज का जो सेशन रहने वाला है वो है आपको भौतिक विज्ञान फिजिक्स। तो आज से हम लोग साइंस से स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत लोगों का कहना था कि साइंस से स्टार्ट करिए, क्योंकि कोई भी एग्जाम के लिए साइंस बहुत महत्वपूर्ण होता है। साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कोई भी एग्जाम के लिए। तो लोगों का कहना था कि साइंस से स्टार्ट करिए, तो आज से हम साइंस से स्टार्ट किए। और साइंस में पहला जो है आज जो वीडियो है ये फिजिक्स का होगा। आज का जो सेशन रहेगा वो फिजिक्स का रहेगा। 38वीं बीपीएससी से लेकर 69वीं बीपीएससी तक में जो भी क्वेश्चन फिजिक्स से आज तक पूछा गया है लेटेस्ट, वो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसमें आपको यानी लेटेस्ट टीचर वाला भी मिल जाएगा। टीचर में भी जो भी एग्जाम, टीचर वाला जो भी एग्जाम हुआ उसमें जो फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है, या फिर हेडमास्टर वाला एग्जाम हुआ उसमें भी फिजिक्स से जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ तक कि बीपीएससी के जितने भी एग्जाम बीपीएससी के द्वारा होता है उन सब में जितने भी क्वेश्चन बना है फिजिक्स का, जो क्वेश्चन पूछा गया है 38वीं से 69वीं तक के, वो सारे आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम से पहले देख के जाना बहुत ही ज़रूरी होता है। कोई भी एग्जाम हो उससे पहले आप प्रीवियस ईयर देख के जाइए तो ज़्यादा बेटर रहता है, बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी है, और इससे आपको ये भी पता चलता है कि क्या पैटर्न है, क्या चेंजेस हुआ है, सब बहुत सारी चीज़ आपको, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये सारी चीज़ आपको देखने को इसमें मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही ज़रूरी है। इससे पहले भी इंडियन हिस्ट्री आप कंप्लीट हो गया है। 38वीं से 69वीं तक के जितने भी प्रीवियस ईयर के हिस्ट्री था, जैसे एंशिएंट हो गया, मिडाइवल हो गया, मॉडर्न होगा, वो सारे हम कंप्लीट करवा चुके हैं। यूट्यूब पे मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने वीडियो डाले हुए हैं, आप लोग को देखना होगा तो आप लोग जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं हिस्ट्री का। और इंडियन ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो चुका है। इंडियन ज्योग्राफी में जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं वो सारे, उसका भी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ, तो आप लोग जाके हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी देख सकते हैं। और आज का जो वीडियो है ये आज का फिजिक्स से स्टार्ट हो रहा है, भौतिक विज्ञान। तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, एंगस्ट्रम की इकाई क्या है? देख लीजिए यहाँ पे दिया है एंगस्ट्रम इकाई है किसका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तरंगदैर्घ्य की। एंगस्ट्रम इकाई है, तरंगदैर्घ्य की इकाई है एंगस्ट्रम, याद रखिएगा। और एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रम बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूरी। प्रकाश वर्ष इकाई है, दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। यहाँ पे 66वीं बीपीएससी में पूछा गया, देख लीजिए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर हो जाता है, याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है, वही क्वेश्चन है, तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष का संबंध है किससे? तो ये भी वही क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष का संबंध है दूरी से, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो विद्युत धारा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कहाँ है विद्युत धारा इसका। देखिए ऑप्शन सी में दिया हुआ है विद्युत धारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत धारा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई हो जाता है आपको न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दाब की इकाई क्या है? तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 64वीं बीपीएससी में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, जो कि इसमें नहीं दिया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई दिया हुआ है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर उसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? देखिए अदिश और सदिश राशि से क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ पे? तो बीपीएससी में पूछा जाता है, याद रखिएगा। देख लीजिए कौन सी अदिश राशि है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दाब जो है वो क्या है? अदिश राशि है। और 65वीं बीपीएससी में पूछा गया, हर एग्जाम में पूछता है अदिश राशि और सदिश राशि से, तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान से देख के जाइएगा। यहाँ पे पढ़ देते हैं, देखिए क्या दिया है, वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है वो सदिश राशियाँ कहलाती है। उदाहरण के तौर पे देखिए तो बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि, ये क्या है? तो ये सदिश राशियाँ। और जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं? अदिश राशियाँ। उदाहरण के लिए आयतन, दाब, चाल और
दूरी, ये सभी क्या है, अदिश राशियां हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। कह रहा है कि कौन सी इसमें सदिश राशि नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा गति। गति जो है वो सदिश राशि नहीं है, बाकी बल, आघूर्ण, वेग, विस्थापन ये क्या है, सदिश राशि है, और गति जो है ये क्या है, अदिश राशि है। 67वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है निम्न में से किस राशि का मात्रक नहीं है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा, और भी एग्जाम में पूछा जाता है। कह रहा है कि किस राशि का मात्रक नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकृति हो जाएगा। विकृति का मात्रक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो 1 माइक्रोन बराबर याद रखिएगा 0.001 भी होता है, और यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो 1/1000 मिमी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि है जो सदिश नहीं है। कह रहा है कि कौन सी राशि है इसमें जो सदिश नहीं है, तो आयतन जो है वो सदिश राशि नहीं है। आयतन क्या है, अदिश राशि है, याद रखिएगा। और विस्थापन, बल और वेग क्या है, सदिश राशि है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है मापक यंत्र एवं पैमाना। मापक यंत्र एवं पैमाना टॉपिक है। पहला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है। तो आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। आर्द्रता किससे मापी जाती है, तो आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला है सोनार। सोनार तकनीक में किसका उपयोग होता है, डैश का उपयोग होता है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। सोनार कह रहा है कि सोनार तकनीक में किसका उपयोग होता है, तो इसका राइट आंसर दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। और बीपीएससी बीएओ का क्वेश्चन है ये, देख लीजिए, लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं क्या है। तो देखिए सोनार, सोनार का फुल फॉर्म पर बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग महासागरों के अन्वेषण तथा मानचित्रण में किया जाता है, और इस तकनीक में अल्ट्रासोनिक तरंग का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है, तो अल्ट्रासोनिक तरंग का उपयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनिक उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें होती है। इन तरंगों की आवृत्ति जो होती है वो 20 किलो हर्ट्ज से क्या होती है, अधिक होती है। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, तो 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 किलोमीटर दूरी तात्पर्य है 1000 मीटर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। यहाँ पे देख लीजिए, एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। 1 किलोमीटर दूरी बराबर 1000 मीटर, और 100 मीटर बराबर होता है 1 हेक्टोमीटर, और 1000 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 डेकामीटर, और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 पिकोग्राम बराबर होता है, तो 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 12 ग्राम के होता है। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 12 ग्राम, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है। तो कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। वोल्ट मीटर विभवांतर, ये तो सही है। एमीटर विद्युत धारा, ये भी सही है। आगे देखिए, आगे क्या है, आगे है पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल। पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल, ये भी सही है। अगला है गैल्वेनोमीटर, ये विद्युत प्रतिरोधी, ये गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग जो होता है वो एक छोटी विद्युत धारा को डिटेक्ट करने हेतु किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग विद्युत प्रतिरोध का मापन जो होता है वो होता है ओम मीटर द्वारा किया जाता है। सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा है इसमें जो सही मेल है, तो इसका देख लेते हैं क्या है। विद्युत मोटर कह रहा है कि विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में, तो कह रहा है कि कौन सा सही मेल है। देख लीजिए, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, तो ये तो सही है, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा। उसके बाद है सुरक्षा फ्यूज विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, ये भी सही है। और विद्युत जनरेटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर कार्य करता है। तो ए बी सी ये तीनों सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। बीपीएससी बीएओ मार्च 2024 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है ऑडियोमीटर से क्या नापता है।
ऑडियोमीटर क्या नापता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्वनि की तीव्रता। एक सेकंड रुकिए, कह रहा है कि ऑडियोमीटर क्या नापता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्वनि की तीव्रता इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बीपीएससी सीडीपीओ 2018 का क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ऑडियोमीटर नापता है ध्वनि की तीव्रता को, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है घड़ी में समय नापा जाता है, तो घड़ी में जो समय नापा जाता है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वार्टज क्रिस्टल द्वारा। घड़ी में समय नापा जाता है क्वार्टज क्रिस्टल के द्वारा। ये भी बीपीएससी सीडीपीओ का क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है एक जिप्टो बराबर क्या होता है, इसका आंसर देख लेते क्या दिया हुआ है। तो इसका आंसर दिया हुआ ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका 10 के पावर -21 होता है। देख लीजिए यहाँ पे एक जिप्टो बराबर होता है क्या, तो ऑप्शन सी 10 के पावर -21 हो जाएगा एक जिप्टो बराबर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है पेंडुलम घड़ी की समयावधि यानी कि दोलन काल होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 सेकेंड हो जाएगा। और ये वनडे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि पेंडुलम घड़ी जो है, पेंडुलम घड़ी की समयावधि दोलन काल होती है, तो इसका 2 सेकेंड होती है दोलन काल, याद रखिएगा। 2022 का क्वेश्चन है, देख लीजिए बीपीएससी सीडीपीओ का। अगला क्वेश्चन यांत्रिकी से है, तो यह पहला क्वेश्चन क्या है यांत्रिकी से, देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा है जो न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, तीरंदाजी इसका सही आंसर हो जाएगा। और न्यूटन का तीसरा गति कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है, तो न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है कौन सा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा तीरंदाजी। और ये बीपीएससी टीचर वाला में पूछा गया, देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन से अवगत करा रहे हैं आप लोगों को, 11-12 का क्वेश्चन हो सकता है यही क्वेश्चन को उठा के आपको 17वीं बीपीएससी में डाल दे 2-4 क्वेश्चन, तो देख लीजिए लेटेस्ट क्वेश्चन से आप लोग अवगत हो जाइए। तो निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है, तो ऑप्शन ए तीरंदाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैलीलियो हो जाएगा। कह रहा है कि गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, गैलीलियो ने परिभाषित किया था। ये भी 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल गुणनफल है, तो बल गुणनफल है किसका, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, द्रव्यमान और त्वरण का। बल गुणनफल है किसका, तो द्रव्यमान और त्वरण का बल गुणनफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। कह रहा है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बराबर भी माइनस यू बटे टी। कह रहा है ए बराबर भी माइनस यू बटे टी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत जो है वो क्या है। कह रहा है कि वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अपकेंद्रण विधि के द्वारा होता है। याद रखिएगा वॉशिंग मशीन के कार्यकारी सिद्धांत क्या है, तो अपकेंद्रण इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रव्यमान हो जाएगा। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त की जाती है, तो ऑप्शन सी द्रव्यमान इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल बेरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। कह रहा है कि बॉल बेरिंग का उपयोग जो है स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोलिंग घर्षण। बॉल बेरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोलिंग घर्षण इसका सही आंसर। 68वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है 2023 का, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, संवेग परिवर्तन को दर को कम करना हो जाएगा इसका राइट आंसर। और न्यूटन के दूसरा नियम इससे संबंधित है, देख लीजिए। ठीक है,
तो सेकेंड न्यूटन लॉ इस पे लगता है। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है, यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संवेग परिवर्तन की दर कम करने के लिए। और ये बीपीएससी का क्वेश्चन है 68वीं का। देख लीजिए अगला क्वेश्चन है, केंद्राभिमुखी बल, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये भी 68वीं बीपीएससी पीढ़ी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। देख लेते हैं फिर से कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। किस ऊर्जा में परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। राइट आंसर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बस जो है सीधे रास्ते पर चल रही है, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री जो होगा वो अपने बाएं ओर झुक जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर बस सीधे रास्ते पे चल रही है और अचानक दाईं ओर तेज मोड़ लेती है तो आप उसके उल्टा यानी कि बाईं ओर आप झुकेंगे। बस में जो बैठे यात्री है वो बाईं ओर झुकेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये 68वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। और ये बीपीएससी सीडीपीओ 2018 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि अपेक्षिकता का सिद्धांत जो है, अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रस्तुत किया था अपेक्षिकता का सिद्धांत। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन। और ये 67वीं बीपीएससी 2022 का एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है, यदि बल को न्यूटन और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए, कह रहा है कि यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, जूल में। ठीक है, यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य प्रदर्शित किया जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, जूल हो जाएगा। देखिए बीपीएससी सीडीपीओ का क्वेश्चन है 2018 का। अगला टॉपिक है गुरुत्व के अधीन गति। गुरुत्व के अधीन गति, तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि धरती को घूमने की गति यानी कि घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? तो जो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन जो है उसका वजन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि धरती की घूमने की गति, घूर्णन की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? घट जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 1 शयन आता है तो इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 16.7 n हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? कह रहा है कि अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तु चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने पर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। किसी भी क्षण क्या होगा? वेग एक ही होगा। और ये 69वीं बीपीएससी पीढ़ी का क्वेश्चन है। अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? तो किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन है, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं हम लोग। इसका आंसर क्या है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। क्वेश्चन फिर से सुनिए, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं और लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल जो होगा वो लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से क्या होगा, नीचे आते समय शून्य होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट, यदि एक पंख एक रबर की गेंद, कह रहा है यदि एक पंख एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, क्योंकि बात हो रही है यहाँ पे किसकी, तो निर्वात की बात हो रही है, तो इसीलिए क्या होगा, तीनों जो है एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती है। कह रहा है कि महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रमा से। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चंद्रमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता है, क्योंकि द्रव्यमान हर जगह एक ही समान रहता है, भार क्या होता है, बदल जाता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है कभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थूल पदार्थों के गुण। स्थूल पदार्थों के गुण, पहला क्वेश्चन है कि जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, इस घटना का कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का व्यतिकरण हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर से सुनिए, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, इस घटना का कारण क्या है, तो प्रकाश का व्यतिकरण, ऑप्शन डी इसका सही आंसर। और बीपीएससी में पूछा गया 67वीं में 2022 का क्वेश्चन है। अगला, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो देख लीजिए इसका आंसर क्या दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर दिया है ऊर्ध्वपातन। कह रहा है कि एक ठोस सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें निम्नलिखित में से किस पर काम करती है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, बर्नौली के सिद्धांत पर काम करती है। विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतल किस पर काम करती है, तो बर्नौली के सिद्धांत, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। और बीपीएससी 11-12 में पूछा गया इस बार क्वेश्चन है टीचर वाले में। अगला क्वेश्चन है, बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जल स्तर जो है वो नहीं बढ़ेगा, वो कोई परिवर्तन उसमें नहीं होगा, वैसा ही रहेगा। जब बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ जो है पिघल जाएगा तब जल स्तर नहीं बदलेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ये 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पृष्ठ तनाव हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा श्यानता होती है, तो सबसे ज़्यादा श्यानता किस में होती है, शहद में होती है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सबसे ज़्यादा श्यानता होती है शहद में। और 66वीं बीपीएससी 2020 का क्वेश्चन है। अगला है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों जल्दी खाना पक जाता है प्रेशर कुकर में, क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी का उच्च तापमान उबलने लगता है। क्या होगा इसका राइट आंसर, कि उच्च दाब के कारण जो है पानी जो है उच्च तापमान पर उबलने लगता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित क्या करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अत्यंत शुष्क मौसम। कह रहा है कि बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है तो अत्यंत शुष्क मौसम, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ 2022 का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश, देख लीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश, टॉपिक जो है प्रकाश है। अब इसका पहला क्वेश्चन है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, स्टार लगा लीजिए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 39 एंगस्ट्रम से 76 एंगस्ट्रम होता है दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य की सीमा। कितना होता है, तो 3900 एंगस्ट्रम से 76 एंगस्ट्रम, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है। कह रहा है कि सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 400 से 700 nm हो जाएगा। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 400 से 700 nm हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 पाई ल्यूमेन हो जाएगा इसका सही आंसर। 8 पाई ल्यूमेन इसका सही आंसर। 2 कैंडला का एक सामयिक स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है 8 पाई ल्यूमेन, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और 11th-12th में पूछा गया है बीपीएससी में, ये देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है सही कथन को चुनिए। तो देखिए क्या है सही कथन, इसमें पढ़ते हैं पहले। तो सही पहला है कि लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है। तो ये गलत है, क्योंकि लाल प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे ज़्यादा लाल प्रकाश का ही होता है और सबसे कम तरंग दैर्ध्य जो होता है वो बैंगनी का होता है। दूसरा ऑप्शन है कि लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है। ये सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है और बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की गति किसके बीच में जाते हुए न्यूनतम होती है। कह रहा है कि प्रकाश की गति किसके बीच में जाते हुए न्यूनतम होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कांच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रिज्म के द्वारा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है प्रिज्म द्वारा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े की प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टी बनाई जाती है। तो वह प्रतिबिंब कैसा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कम चमक वाला एक घोड़ा हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, एक सेकेंड रुकिए। कह रहा है कि हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। इसे इसलिए होता है क्योंकि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अधिकतर प्रकाश बिखरकर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। कह रहा है कि हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है और दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है। यह इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर प्रकाश क्या होता है, बिखरकर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। और ये 9th-10th टीचर वाला में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है, एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सा गुण नहीं बदलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आवृत्ति नहीं बदलता है। बीपीएससी टीचर 9th-10th का क्वेश्चन है कि एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सा गुण नहीं बदलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आवृत्ति। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि दोष को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर जो दिया है ऑप्शन ई दिया हुआ है। तो क्योंकि इसको क्या कहा जाता है देख लीजिए, इसको कहा जाता है मायोपिया कहा जाता है। मायोपिया कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, मायोपिया कहा जाता है। और इसको अवतल लेंस के द्वारा, इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष में। इसमें क्या होता है कि दूर की वस्तु जो है आपको दिखाई देता है पर निकट की वस्तु जो है दिखाई नहीं देता है, उसी को कहा जाता है निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका आंसर ई दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लें कि मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति नहीं देख पाता है। तो कहाँ क्या नहीं देख पाता है, मायोपिया में दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, नज़दीक की वस्तु को देख पाता है। तो दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से जो है व्यक्ति नहीं देख पाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और बीपीएससी टीचर 11th-12th में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है। तो अभी बताए थे कि अवतल लेंस के प्रयोग होता है किसमें, निकट दृष्टि दोष में जो है। निकट दृष्टि दोष में किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है कि दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट नहीं देख पाता है लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है। क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि वस्तु दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है लेकिन पास की वस्तुओं को वो देख पाता है। तो इसी को कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। और ये क्या है, तो इसको कहा जाएगा निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब जो है वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो वस्तु की जो स्थिति होगी वो कैसी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर। देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन 69वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। कह रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब जो है वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार
आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए, तो वक्रता के केंद्र पर होनी चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश में 7 रंग होते हैं। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। कह रहा है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है, तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है, यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति जो है +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न करते हैं, तो श्वेत प्रकाश को नली में उत्पन्न करते हैं तंतु को गर्म करके। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न करते हैं, तो तंतु को गर्म करके। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कि सौर भट्ठी में प्रयुक्त होता है, तो सौर भट्ठी में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सौर भट्ठी में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला है, अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग में किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइक्रोस्कोप है, जिसको कि अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने में प्रयोग किया जाता है। तो अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण क्या है, माइक्रोस्कोप। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला है, ट्यूबलाइट में प्रकाश किस पर निर्भर रहता है, तो ट्यूबलाइट में प्रकाश किस पर निर्भर रहता है, तो ट्यूब में ठोस धातु प्रदीप्त पर जो है ट्यूबलाइट में प्रकाश निर्भर रहता है। कह रहा है कि ट्यूबलाइट में प्रकाश किस पर निर्भर रहता है, तो ट्यूब में ठोस धातु पर प्रतिदीप्त। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा और बीपीएससी सीडीपीओ 2005 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, शीशे का उपयोग किया जाता है, तो शीशे का उपयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश संचारण हेतु शीशे का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, प्रकाश संचारण हेतु। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक दूसरे के समानांतर के लिए। नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं एक दूसरे के समानांतर के लिए। बीपीएससी सीडीपीओ 2022 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है, तो नहीं जो बदलता है वो है आवृत्ति। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल लेंस हो जाएगा। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस में किस प्रकार के लेंस बनते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का जो प्रकार है वो क्या है, अवतल है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार जो है वो क्या है, अवतल है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है, कह रहा है कि आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तल लेंस इज द राइट आंसर। और 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, क्वेश्चन है कि प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। ये क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होता है, देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है, तो तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, विवर्तन झंझरी का उपयोग करके विवर्तन पैटर्न प्राप्त करने के लिए नीली रोशनी की किरण का उपयोग किया गया था। यदि नीली रोशनी के स्थान पर पीली रोशनी का प्रयोग किया जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विवर्तन पैटर्न व्यापक और दूर दूर हो जाता है। विवर्तन पैटर्न व्यापक और दूर दूर हो जाता है, और ये बीपीएससी बीएओ मार्च 2024 लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है कि रमन प्रभाव सर सीवी रमन के कारण है। रमन प्रभाव सर सीवी रमन के कारण है। रमन प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति प्रकीर्णन के बाद बढ़ती भी है और घटती भी है। प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति प्रकीर्णन के बाद बढ़ती भी है और घटती भी है। देख लीजिए क्वेश्चन का पैटर्न कितना चेंज हुआ है और क्वेश्चन कितना थोड़ा सा देखिए मॉडरेट टू टफ लेवल का क्वेश्चन है ये, इसको कह सकते हैं आप। बीएओ में पूछा गया 2024 का क्वेश्चन है।
तो इस प्रकार के क्वेश्चन 65वीं 66वीं बीपीएससी सब में नहीं देखने को मिलता था, 64वीं में 63वीं में इस तरह के क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता था, लेकिन क्वेश्चन में कुछ चेंजेस आए हैं। देख लीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजेस आए हुए हैं, तो क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जा रहा है तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि आकाश नीला लगता है क्योंकि, आकाश का रंग नीला लगता है क्योंकि क्या होता है कि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि लघु तरंग जो है दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक क्या होती है, प्रकीर्ण होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। रात में आकाश में जो तारे टिमटिमाते हैं वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य से प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य हो जाएगा सही आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम से न्यूनतम होगी? तो न्यूनतम जो होगी वो कांच से होगी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर, शीशा से। प्रकाश की गति जो है निम्न में से किस माध्यम से न्यूनतम होगी? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कांच हो जाएगा इसका सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय जो है लगभग कितना लगता है? 8 मिनट 5 सेकेंड। सूर्य के प्रकाश धरती पर देखिए कहीं कहीं आपको 8 मिनट 20 सेकेंड मिलेगा, कहीं कहीं आपको 8 मिनट 16 सेकेंड भी मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, जो नज़दीक मिले लगेगा आप मार दीजिएगा। सूर्य के प्रकाश धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय जो है 8 मिनट 5 सेकेंड लगता है। चलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई दिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि 8 मिनट 5 दिया हुआ था, तो उस हिसाब से अगर आप देखिएगा तो उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? कह रहा है कि कौन सा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सौर ऊर्जा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है उष्मा एवं उष्मा गतिकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं क्या कहलाता है? वो कहलाता है त्रिक बिंदु, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस द्रव गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं क्या कहलाता है? त्रिक बिंदु कहलाता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो कमरे को ठंडा किया जा सकता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? कह रहा है सबसे ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शीशा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है, स्टीम इंजन कैसे चलता है? तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या दिया है। देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, ऊष्मा से चलता है स्टीम इंजन। कह रहा है कि स्टीम इंजन कैसे चलता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऊष्मा से चलता है। स्टीम इंजन किससे चलता है? ऊष्मा से, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि वातानुकूलन यंत्र से किस कारण ठंडक होती है? कह रहा है कि वातानुकूलन यंत्र जो है किस तरह ठंडक होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गैस को दबाने एवं मुक्त करने से। वातानुकूलन यंत्र से किस कारण ठंडक होती है? तो गैस को दबाने एवं मुक्त करने से, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। बीपीएससी सीडीपी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा पसीना क्या हो जाता है? तेजी से वाष्पित हो जाता है। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि हमारा पसीना जो है तेजी से वाष्पित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल कर क्या होगा? तो आप जो है अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, गर्म रख सकते हैं। तो कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का अगर दरवाज़ा खोल देते हैं तो आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
नेक्स्ट है, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ देते हैं तो कमरे का तापमान क्या होगा। अभी पढ़े हम लोग कि बढ़ जाएगा कमरे का तापमान। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में जो है वो क्या हो जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिक ऊंचाइयों पर द्रवों का क्वथनांक क्या होता है, तो घटता है। अधिक ऊंचाई पर द्रव का क्वथनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि डैश के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उच्च विशिष्ट ऊष्मा। उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उच्च विशिष्ट ऊष्मा। बीपीएससी सीडीपीओ 2022 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका जो है वो ठंडा लगता है, क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लकड़ी की तुलना में लोहा क्या होता है, ऊष्मा का अच्छा चालक है। लकड़ी की तुलना में लोहा क्या है, ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसका बी हो जाएगा सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। देखते हैं क्या है। यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस से इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है, ये गलत है सरासर। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाएगा, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना तो 1 ना ही 2। कह रहा है कि सही कौन सा है, तो दोनों में से कोई भी सही नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है तरंग गति है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि लोलक की कलाविधि, जो लोलक की जो कलाविधि है वो जो है आपको लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन। तो लोलक की कलाविधि जो है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है, तो अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है ऑप्शन बी ध्वनि तरंग, इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि जो है वो अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है और प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, याद रखिएगा। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग का, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण था। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण पूछ रहा है तो ध्वनि तरंग हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तरंगदैर्घ्य कहते हैं। दो उत्तरोत्तर श्रृंग और दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। तो क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 × 10⁸ मीटर सेकंड हो जाएगा, इसका सही आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला देखिए, अगला क्या है, कॉस्मिक किरणें। कॉस्मिक किरणें क्या है, तो कॉस्मिक किरणें जो है आवेशित कण है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कॉस्मिक किरणें आवेशित कण है, सही आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। दीर्घ तरंग और स्थलीय विकिरण द्वारा जो है वातावरण मुख्य रूप से गर्म होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आंतों के रोग के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर एक्स किरणें होना चाहिए। देख लेते हैं क्या है इसका सही आंसर। सही है, एक्स किरण होगा इसका राइट आंसर। देख लीजिए, आंतों के रोगों के निदान में, आंतों के कह रहा है कि आंत के रोग के निदान में किस किरणों का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है ध्वनि। अब देखिए ध्वनि से क्या क्वेश्चन बन रहा है कि हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आवृत्ति। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, आवृत्ति। 2019 का क्वेश्चन है, बीपीएससी 65 का है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति को मापा जाता है, तो आवृत्ति को मापा जाता है किस में, तो हर्ट्ज में मापा जाता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है,
और देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीक्ष्णता जो है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्वनि का तरंगदैर्घ्य के द्वारा। ठीक है, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्वनि की तरंगदैर्घ्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है, तो अपरिवर्तित जो रहती है वो रहती है आवृत्ति। देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। 66वीं बीपीएससी का एग्जाम का क्वेश्चन है और इससे पहले वनडे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि एक ध्वनि तरंग जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है तो वह राशि कौन सी है जो अपरिवर्तित रहती है, नहीं बदलती, तो आवृत्ति इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, वायु में ध्वनि तरंग होती है, तो वायु में ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्घ्य होती है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति। क्या कह रहा है कि ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है, तो अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है 100 डेसिबल की प्रबलता स्तर संगत होता होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के 100 डेसिबल का प्रबलता स्तर जो है संगत होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के। देखिए बीपीएससी सीडीपीओ 2018 का क्वेश्चन है। अगला है अल्ट्रासोनिक तरंगे। अब देखिए अल्ट्रासोनिक तरंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कि 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगे हैं। अल्ट्रासोनिक तरंगे जो है ये 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगे है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्ली के सुनने की आवृत्ति विस्तार होता है, बिल्ली के सुनने की आवृत्ति का विस्तार होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 45 हर्ट्ज से 64 किलोहर्ट्ज होता है, 45 हर्ट्ज से 64 किलोहर्ट्ज, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ध्वनि की वायु में अनुमानतः वेग जो होता है, वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है ध्वनि का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 330 मीटर पर सेकेंड। वैसे होता है 332 मीटर पर सेकेंड होता है, तो आप ऑप्शन के हिसाब से मार सकते हैं 330 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है, 330 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पराध्वनि तरंगे का। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है, तो पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब जो टॉपिक है वो है विद्युत धारा। देखिए विद्युत धारा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो विद्युत धारा की इकाई पता होगा आप लोग को, एम्पियर होता है विद्युत धारा की इकाई, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत शक्ति इकाई है किसकी, तो विद्युत शक्ति किसकी इकाई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाट हो जाएगा। विद्युत शक्ति इकाई है वाट की, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस तरीके से 1 वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तरीके से 1 वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 जूल प्रति कूलाम। निम्नलिखित में से किस तरीके से 1 वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 जूल प्रति कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कॉस्मिक किरणें इसका सही आंसर हो जाएगा आवेशित कण है। कॉस्मिक किरणें जो है क्या है, तो आवेशित कण है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या होता है, वाट होता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। विद्युत शक्ति की इकाई है वाट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैकेनिकल ऊर्जा। टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो मैकेनिकल ऊर्जा, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है कि बिजली 100 वाट का बिजली का बल्ब जो है 10 घंटा जले तो बिजली का खर्च कितना होगा, 1 इकाई होगा। 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे तक जले तो खर्च कितना होगा, 1 इकाई होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम हो तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 4.70 किलो ओम हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमोनियम क्लोराइड। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है अमोनियम क्लोराइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है डायनेमो। तो डायनेमो क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो पूछेगा क्या है? तो डायनेमो जो है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यहाँ कह रहा है डायनेमो, तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर अभी बताया आप लोगों को, विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? तो विद्युत धारा एमीटर से मापी जाती है। विद्युत धारा एमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? तो अभी हम लोग पढ़े एमीटर से मापी जाती है विद्युत धारा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, और ये 69वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सौर सेल एक उपकरण है, कह रहा है कि सौर सेल एक उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हमें ऊर्जा का उच्चतम उत्पादन दोपहर के समय प्राप्त होता है जब सूर्य हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है, क्योंकि जब सूर्य की किरणें लंबवत गिरती है तो प्रकाश विकिरण का घनत्व क्या होता है? अधिकतम होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जब सूर्य की किरणें लंबवत गिरती है तो प्रकाश विकिरण का घनत्व क्या हो जाता है? अधिकतम हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, और ये 2024 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, बीपीएससी बीएओ में पूछा गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है? कह रहा है कि चुंबकीय सुई जो है वो किस तरह संकेत करती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा वो देख लेते हैं। तो चुंबकीय सुई तो उत्तर की तरफ संकेत करती है। तो देखिए क्या है इसका आंसर दिया हुआ, देख लेते हैं एक बार हम लोग। तो सही आंसर है उत्तर दिया हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चुंबकत्व का अनुचुंबकीय समचुंबक सिद्धांत निम्न में किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? कह रहा है कि चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लेटिनम के द्वारा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आइंस्टीन के नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? तो आइंस्टीन को जो नोबेल प्राइज मिला था वो किस लिए मिला था? तो प्रकाश के विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? अच्छा क्वेश्चन है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरेनियम धातु का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला जो तार है वो किस पदार्थ का बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टीन और शीशे की एक मिश्र धातु होती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार जो होता है किस पदार्थ का बना होता है? तो टीन और शीशे की एक मिश्र धातु होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को कहते हैं थॉम्सन प्रभाव। ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो थॉम्सन प्रभाव। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर रहती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वोल्टेज पर निर्भर रहती है। पंखे की जो रफ्तार होती है वो किस पर निर्भर रहती है? तो वोल्टेज पर। बीपीएससी सीडीपी 2005 का क्वेश्चन है। अगला है, विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री जो है क्या है? तो नरम लोहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली जो सामग्री है वो क्या है? नरम लोहा है। चलिए स्कूल देख लिए, बीपीएससी स्कूल टीचर वाले में पूछा गया क्वेश्चन है 2023 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट, विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है, कारण क्या है? तो इसका कारण ऑप्शन डी हो जाएगा, ऊष्मा की हानि कम है।
विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है, कारण है कि ऊष्मा की हानि कम है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है कि चारों उदासीन बिंदुओं की संख्या होती है कितनी, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है क्या, उत्तल दर्पण। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। धारा घनत्व होता है, कह रहा है कि धारा घनत्व होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा एक सदिश राशि। धारा घनत्व होता है एक सदिश राशि और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये 69वीं बीपीएससी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है कि निम्न में से कौन सी धातु है जो रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टंगस्टन हो जाएगा। कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है, तो ऑप्शन डी टंगस्टन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है। बिजली की खपत का बिल जो है, बिजली खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाट पे होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला है एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं। एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डायनेमो द्वारा। ऑप्शन सी डायनेमो द्वारा उत्पन्न करते हैं। ये 69वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है बिजली गिरने के दौरान कौन सी घटना होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिजली का निर्वहन होता है। बिजली गिरने के दौरान कौन सी घटना होती है, तो बिजली का निर्वहन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये देखिए बीपीएससी बीएओ मार्च 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है चालकता से। देखिए ओम मीटर मात्रक है किसका, तो ओम मीटर मात्रक है प्रतिरोधकता का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। अर्धचालक वे सामग्रियां हैं जिसमें निम्न गुण होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विद्युत चालकता धातुओं की चालकता से कम होती है। विद्युत चालकता जो होती है धातुओं की चालकता से कम होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला है अतिचालक का लक्षण है, तो अतिचालक का लक्षण है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शून्य पारगम्यता। अतिचालक का लक्षण है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी उच्च पारगम्यता हो जाएगा। नेक्स्ट है गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो प्रतिरोध घटता है। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। सही, बहुत सारे वनडे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा कि गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। ऑप्शन इसका बी जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा। अगला एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा प्रेरण कहलाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है। निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए नींबू का रस, नमकीन पानी तथा संतरे का जूस अपनी प्रकृति में आयनिक होते हैं, अतः यह सभी विद्युत के सुचालक है, इसीलिए उपयुक्त में से विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला है नाभिकीय भौतिकी से क्वेश्चन है, देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अल्फा किरण। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अल्फा किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन के द्वारा। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला है परमाणु बम का सिद्धांत। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो हाइड्रोजन बम आधारित है अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया के द्वारा। देखिए हाइड्रोजन बम संलयन प्रक्रिया द्वारा और परमाणु बम जो है विखंडन के द्वारा, याद रखिएगा। तो हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है, अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूरेनियम हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व है ऑप्शन सी यूरेनियम, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टरों में D2O
का उपयोग होता है। DTO होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल कहा जाता है इसको, तो DTO का उपयोग किया जाता है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देख लीजिए BPSC स्कूल टीचर हेडमास्टर 2023 का क्वेश्चन है। अगला है रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, अल्फा बीटा गामा। तो रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा बीटा गामा, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है वैद्युतिक ऊर्जा पैदा की जा सकती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरेनियम से। वैद्युतिक ऊर्जा कैसे पैदा की जा सकती है? यूरेनियम से। BPSC CDP 2005 का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला है किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान होगा श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा और BPSC 9th-10th में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से, देख लीजिए इसको भी फिजिक्स में ही इंक्लूड किया गया है। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी देख लीजिए क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G जो है किस शब्द के लिए प्रयुक्त होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा G जो है, G से जनरेशन शब्द को जो है प्रयुक्त किया गया है, G से जनरेशन हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला है एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिंदु प्रति इंच से निर्धारित की जाती है। एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है? तो बिंदु प्रति इंच से निर्धारित की जाती है, ऑप्शन सी। देखिए BPSC टीचर 11th-12th में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं, तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। पहला क्या है? तो कोबरा हो जाएगा, पाइथन हो जाएगा, स्क्रिल हो जाएगा और जावा हो जाएगा। तो कह रहा है कि कंप्यूटर भाषाएं हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट GPT में GPT का पूर्ण रूप क्या है? तो GPT का पूर्ण रूप हो जाएगा जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफर, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफर। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है ये क्वेश्चन और 69 भी BPSC में पूछा गया है। तो बताइए चैट GPT जो है, तो GPT का पूर्ण रूप क्या है? तो जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा जो है वो नहीं है? तो कंप्यूटर की भाषा कौन सा नहीं है? फास्ट नहीं है। कौन सा कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर, फास्ट नहीं है कंप्यूटर की भाषा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी? तो इस पहला है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग है, दूसरा है नेटवर्क, तीसरा है नेटवर्क स्लाइसिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा हम लोग देख लेते हैं ऊपर में क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए दिया है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। ए में 1 2 3 सही हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक है जो 5G मोबाइल संचार नेटवर्क के द्वारा सक्षम की जाएगी? तो पहला है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सही है। दूसरा है एज कंप्यूटिंग, ये भी सही है। और नेटवर्क स्लाइसिंग, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर 1 2 3 तीनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन है, देख लीजिए। भारत द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किए गए अंतरिक्ष चंद्रयान 2 के एक भाग लैंडर का नाम क्या था? तो लैंडर का नाम विक्रम, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विक्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपग्रह का उपयोग किया जाता है, तो इसका स्टार बनाया हुआ देख लीजिए। तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। उपग्रह का प्रयोग संचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान सहित कई विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह एक विशेष प्रयोजन से भेजा गया एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो पृथ्वी या अन्य उपग्रह की परिक्रमा करता है, जबकि प्राकृतिक उपग्रह अंतरिक्ष में अन्य ग्रह की परिक्रमा करता है। अगला है इनसेट 2A कब छोड़ा गया? तो इनसेट 2A छोड़ा गया था 10 जुलाई 1992 को, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इनसेट 2A छोड़ा गया था 10 जुलाई 1992 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या अब है। वो एक प्रमुख वैज्ञानिक एवं आविष्कार से क्वेश्चन है। तो रडार का आविष्कार कौन था? रडार का आविष्कारक कौन था? पहला क्वेश्चन है रडार का आविष्कारक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट वाटसन।
रॉबर्ट वाटसन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो कब? तो इसको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था सीवी रमन को 1930 ईस्वी में प्राप्त हुआ था, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए क्या है, यहाँ पे विषय दिया हुआ सबके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में साहित्य के क्षेत्र में, सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था, हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में 1979 में और 1980 में भारत रत्न भी दिया गया था, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में नोबेल प्राइज दिया गया था, वी रामकृष्णन को रसायन के क्षेत्र में 2009 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में 2014 में दिया गया था और अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में नोबेल प्राइज दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने किया था, ठीक है। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने किया? तो गैलीलियो, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, अगला है इस नदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट ब्रदर्स, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राइट ब्रदर्स ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है तो रेडियो तरंग का, आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है रेडियो तरंग, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन विविध से है, देख लीजिए क्या है विविध में कि घड़ी में प्रयोग होने वाली क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं तो वो होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होते हैं वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला है गॉड पार्टिकल, तो गॉड पार्टिकल जो है वो हिग्स बोसॉन हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हिग्स बोसॉन। गॉड पार्टिकल क्या है? तो गॉड पार्टिकल जो है वो हिग्स बोसॉन होता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 2012 में यूरोपीय प्रयोगशाला में एक बहुप्रचारित गॉड कण की खोज की गई थी, इस कण का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिग्स बोसॉन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट पेज है, ये लास्ट पेज है, देख लीजिए। कह रहा है कि क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है, तो इसके में स्टार बनाया हुआ, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पे बॉक्स में किसी मिश्रण से विभिन्न पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है। कह रहा है कि किसी मिश्रण से विभिन्न पदार्थों को अलग करने में किसका प्रयोग होता है? क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है। और क्रोमेटोग्राफी तकनीक का उपयोग मुख्यतः विटामिन और प्रोटीन के पृथक्करण में किया जाता है। प्रारंभ में क्रोमेटोग्राफी तकनीकों का उपयोग पदार्थों को उनके रंग के आधार पर अलग करने के लिए किया जाता था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फोटोवोल्टिक सेल हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फोटोवोल्टिक सेल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड। कह रहा है कि एलईडी के संदर्भ में कौन सा कथन है जो गलत है? तो इसके गलत जो है ऑप्शन सी है गलत, कि एलईडी में पारा प्रयुक्त होता है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है, तो ये गलत है, ऑप्शन सी इसका गलत आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण जो है डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण है जो डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फोटोवोल्टिक सेल हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई दिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें से एक से अधिक जो है वो क्या है? ग्रीन हाउस गैसें। चलिए पढ़ भी देते हैं यहाँ पे, ग्रीन हाउस गैसें जो है पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद वे गैसें हैं जो पृथ्वी से परावर्तित होने वाले विकिरणों को रोककर वायुमंडल को गर्म बनाए रखते हैं। कुछ प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें निम्नलिखित है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और ओजोन। इस प्रकार के प्रश्न में एक से अधिक विकल्प सही होने के कारण क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए देखते हैं निम्न में से कौन सी धातु है जो अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मेनियम। क्या है? तो जर्मेनियम अर्धचालक है जिसका प्रयोग ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट छोड़ा गया था, 19 अप्रैल 1975, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आज का वीडियो यहीं तक था।
पूरा 38वीं बीपीएससी से लेके 69वीं बीपीएससी तक, इवन यहाँ तक कि आपको टीचर्स, हेडमास्टर, जो भी जिसमें क्वेश्चन लेटेस्ट पूछा गया है, तो अब शुरू से लेके लास्ट तक 38वीं से 69वीं तक में जितने भी बीपीएससी में फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक में, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया है अच्छे से। तो इसी अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यार दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिएगा। और मिलते हैं फिर से अगले नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा केमिस्ट्री का होगा नेक्स्ट वीडियो। उसमें भी हम लोग शुरू से लास्ट तक जितने भी आज तक क्वेश्चन पूछे गए केमिस्ट्री का वो डिस्कस करेंगे। आज का जो वीडियो था सेशन आप लोगों को कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।